मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस के आदेश में आपको क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आपने पूरा वीडियो ये देखा तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। इससे पहले मेरा आप लोगों से एक आग्रह है कि आप लोग जब भी हमसे मिलने के लिए आए तो प्लीज़ पहले हमें अपना समय बता दें, ताकि कि हम समय आपके लिए निकाल सकें और अपॉइंटमेंट लेके आएँ, हमें बता के आएँ। आज संडे का दिन है। आज एक अंकल अदालत के बाहर बैठे हुए हैं। अचानक अभी मेरे पास में उनके लड़के का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि ऐसे बाहर बैठे हुए हैं, जबकि आज छुट्टी का दिन है और आज मैं बाहर निकलने वाला था, आज हाई कोर्ट जाने वाला था, किसी कारणों से मैं नहीं जा पाया। तो अब इनके लिए समय निकालना है, तो इसलिए हमें पहले से बताएं, ताकि कि हम आप लोगों के लिए समय निकाल सकें और आप लोगों को समय दे सकें, क्योंकि आप लोग बहुत दूर दूर से हमारे पास में आते हैं और हम नहीं चाहते कि आप लोग निराश होकर लौटें। दूसरी बात यह है कि भरण पोषण का जब भी कोई आदेश पारित किया जाता है, एक सरसरी नज़र में पारित किया जाता है। किसी भी तरीके से पति को ही दोषी ठहराया जाता है। और ये जो भरण पोषण का आदेश जब बांध दिया जाता है, जब मेंटेनेंस का आदेश कर दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि अदालत जो है आपको बाउंड कर रही है कि आपकी पत्नी मायके में बैठी हुई है, आप उसको भरण पोषण दो। दैट मीन्स जब आपको भरण पोषण मिल ही जाएगा तो फिर वो आपके पास आने के लिए कभी राजी नहीं हो सकती। यानी कि उसने जो तथ्य दिए हैं उन तथ्यों को वेरीफाई कर दिया अदालत ने कि हाँ ये ठीक है, ये जो बोल रही है वो सही बोल रही है, इसलिए हम इसको मेंटेनेंस दे रहे हैं। आपके केस में अगर ऐसा हुआ है तो आप लोग जरूर देखें। पहला ये है कि 125 3 ऑफ सीआरपीसी, 144 3 ऑफ बीएनएसएस में स्पष्ट तरीके से कहा है कि कब जब भी कोई रिकवरी वारंट जारी किया जाएगा तो उसकी कंडीशंस जो है उनको पहले फुलफिल किया जाएगा। लेकिन कुछ आदेश मैंने देखे हैं फैमिली कोर्ट के, जिनमें कि पूरी तरीके से आदेश को एक समरी की तरह बना दिया है, लेकिन इस धारा का उपयोग नहीं किया। जबकि कानून ये कहता है कि 125 का जब भी कोई आदेश पारित किया जाएगा तो विधिवत तरीके से दोनों पक्षों के कारण स्पष्ट करते हुए बिंदुवत तरीके से आदेश पारित किया जाना जरूरी है। और ये बात कही गई है सीआरपीसी के सेक्शन 354 ऑब्लिक सबसेक्शन 6 में कि मेंटेनेंस का जब पारित किया जाएगा तो उसमें वादी पक्ष और विपक्षी पक्ष दोनों के कारणों को स्पष्ट करना पड़ेगा बिंदुवत तरीके से। उसके बाद में अदालत को अपनी राय देनी पड़ेगी और राय देते हुए कारण को स्पष्ट करते हुए आदेश पारित करना होगा। लेकिन आमतौर पे क्या है कि सरसरी नजर में आदेश पारित हो जाते हैं, रिकवरी फाइल हो जाती है और अदालतें उस पर आदेश करती रहती है। 125(3) सीआरपीसी का कॉम्प्लायंस नहीं किया जाता है, गलत तरीके से रिकवरी वारंट जारी किए जाते हैं। जबकि प्रोसीजर ये है कि जब भी कोई रिकवरी वारंट जारी किया जाएगा, अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट पे अगर रिकवरी वारंट जारी किया जा रहा है तो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि 421 ऑफ सीआरपीसी के तहत में उसको कॉम्प्लायंस कराए, उस पर जुर्माना लगाए, उस अमाउंट में जुर्माना लगाए। जब वो जुर्माना अदा नहीं किया जाता है उसके बाद में रिकवरी वारंट जारी किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लीगल फॉल्ट्स हैं जो अदालतें कर रही हैं और हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसका परिणाम हमें ये भुगतना पड़ता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन लगाते हैं अदालत में, उसको कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि आप कानूनी तरीके से कोई भी बात अपनी नहीं रखना चाहते। कुछ लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि भैया आपने कोर्ट फीस अधिनियम की धारा 7 बताई थी, ये बात सही है, उसमें क्लियरली स्पष्ट लिखा हुआ कि एरियर ऑफ मेंटेनेंस कंपनसेशन डैमेज क्लेम के लिए ये जरूरी है, जो अमाउंट आपसे क्लेम किया गया है उसका 10% उसमें स्टाम्प जमा करना पड़ेगा। ये सिविल मामलों में भी होता है और ये सीआरपीसी 125 के मामले में भी लागू होता है। लेकिन लागू किया गया है, नहीं किया गया, लेकिन इसके साथ एक बाध्यता और है कि अगर अदालत को ये लगता है कि हाँ ये स्टाम्प इसमें कम दिया गया है तो स्टाम्प उसको मांग भी सकती है, लेकिन कैंसिल नहीं कर सकती पूरी तरीके से। कभी कभार अदालतें इसको कैंसिल भी कर देती है, लेकिन मेन है कि जो आदेश पारित किया गया है वो बिंदुवत तरीके से किया गया है, नहीं किया गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सीआरपीसी 125 में जब भी कोई आदेश पारित होता है, जैसे सपोज इंटरिम का आदेश पारित हो गया,
तो अदालत ने क्या किया कि सारे तथ्यों को लिख दिया, आपके तथ्यों को लिख दिया, आपकी पत्नी के तथ्यों को लिख दिया, लेकिन उसने अभी तक ये कारण स्पष्ट नहीं किया है कि इंटरिम मेंटेनेंस देना क्यों आवश्यक है। ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई है कि इंटरिम मेंटेनेंस उसको देना पड़ रहा है। कैसी उसकी स्थिति है, स्थिति और परिस्थिति और तथ्यों को देखते हुए ही इंटरिम मेंटेनेंस पारित किया जाना जरूरी है। लेकिन आप किसी भी आदेश में देखिएगा, उसमें कोई भी कारण स्पष्ट नहीं होता है कि आखिर में ये इंटरिम मेंटेनेंस दौरान मुकदमा दिया जाना क्यों आवश्यक है। ये किसी भी आदेश में नहीं होता है इंटरिम के। वो बस जैसे इंटरिम कर दिया वैसे ही फाइनल कर दिया जाता है। एक फॉर्मेलिटी होती है, उस फॉर्मेलिटी को निभाया जाता है, उसके बाद कुछ नहीं। तो आपको ये देखना है कि आपका जो इंटरिम का जो आदेश पारित किया गया है मेंटेनेंस में, उसमें कारण स्पष्ट किया गया है कि आखिर में जो मेंटेनेंस की जो डिमांड की जा रही है दौरान मुकदमा, क्या ये वाजिब है? क्या ये मेंटेनेंस जो मांगा जा रहा है, क्या लड़की की यानी कि पत्नी की जो स्थिति है वो ऐसी है, दयनीय है कि उसको दौरान मुकदमा ये मेंटेनेंस दिलाया जाए, इंटरिम मेंटेनेंस के नाम पे पति को ठगने से बचाया जाए? क्या ऐसा कुछ है? लेकिन नहीं, एक सरसरी नजर में एक आदेश होता है, कॉपी पेस्ट होता है और हम पीछे पीछे भागते रहते हैं। पति होता है, पति ये सोचता है कि हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है, इसलिए वो अदालतों में पैरवी करने नहीं जा पाता, तब तक फाइनल आदेश हो जाता है। अगर ये मेरी बात गलत है तो भी बताएं, और मेरी बात अगर सही है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि कि बहुत जरूरी है ऐसे मुकदमों से निजात पाने के लिए। फॉल्स एफिडेविट दिए जाते हैं। रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है उसको कॉम्प्लाइज नहीं किया जाता है, जबकि हर एफिडेविट में लिखा जाता है कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य व सही है, इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया। उसके बावजूद भी फेक एफिडेविट लगाए जा रहे हैं, जबकि आईपीसी में फेक एफिडेविट लगाना भी अपराध है। तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके की चूक अगर आपके आदेशों में अगर हुई है तो आप देख सकते हैं, कारण स्पष्ट करना पड़ेगा। और ये इसलिए है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, अदालत के आदेश को पढ़ने में थोड़ा सा सहूलियत हो जाए, समझने में सहूलियत हो जाए। लेकिन अदालतें क्या करती है, कारण स्पष्ट नहीं करती हैं। बस पत्नी ने कह दिया कि मारा पीटा परेशान किया, इतना अमाउंट फलाना ठिकाना, ये सब कहानी बना के एक आदेश पारित कर दिया जाता है। लेकिन कहीं भी इंटरिम मेंटेनेंस में ये चीज स्पष्ट नहीं की जाती है कि आखिर में ऐसी क्या अर्जेंसी पड़ गई कि मेंटेनेंस देना पड़ रहा है। वहां पे अदालत को उसकी परिस्थिति देखनी पड़ेगी कि महिला की परिस्थिति वास्तव में इस लायक है या नहीं है। अदरवाइज इंटरिम मेंटेनेंस कारणों के आधार पर निरस्त होना चाहिए। सीआरपीसी का सेक्शन 354 सब सेक्शन 6 जो है वो यही बात कहता है कि दोनों पक्षों को कारणों को स्पष्ट करते हुए अदालत अपना आदेश पारित करेगी। बाकी की आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।